हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। ये झारखंड में एक टॉपिक है, आपको पॉलिसी पढ़ना है। झारखंड की मेन इंपॉर्टेंट पॉलिसी, उसी का एक पार्ट है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। या टू द पॉइंट होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा फैक्चुअल जो है और थोड़े से समझते हुए बात करेंगे। मैं इस प्रकार से कहानी की तरह से बात करूँगा ताकि आपके जो सवाल है वो गलत ना हो। ठीक है, तो पहले ये समझने वाली बात है कि आखिर विस्थापन एवं पुनर्वास नीति सरकार द्वारा लाया क्यों गया। ठीक है, और कब लाया गया, तो उससे पहले एक छोटा सा कहानी है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण राज्य है ये झारखंड। और इसी में क्या हुआ कि भूमि अधिग्रहण 1894 या फिर कोल बियरिंग एक्ट 1957 के अंतर्गत उद्योग, डैम एवं खानों का स्थापना से काफ़ी भूमि अर्जित की गई। ठीक है, जिससे काफ़ी लोग विस्थापित हुए। तो ये चलता रहा और इसी के क्रम में आप समझिए कि जहाँ एक समय आदिवासियों की संख्या 1931 में 50% थी और उसी से घटकर 2011 में 26.2% हो गया। तो ये क्रम होता गया कि झारखंड में उद्योग का स्थापना होता गया और नए नए प्रकार के उद्योग का स्थापना हुआ और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन जारी रहा। तो ऐसे में सरकार सोची कि यहाँ की उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। ठीक है, तो एक छोटा सा ये पृष्ठभूमि था समझने के लिए। बाकी चाहे तो इसी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो एक दो लाइन मैंने बता दिया। अब चल रही है जहाँ से सवाल बनेगा आपका। ठीक है, जो आपको पीटी में याद होना चाहिए। तो ये याद होना चाहिए कि डेट, पहला कब डेट है इनका, तो 25 जुलाई 2008। ये डेट आपको याद होना चाहिए कि नीति कब आया था, तो 25 जुलाई 2008 को नीति आया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कुल कितना अध्याय में बटा हुआ है, तो 9 अध्याय में। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट बता दिया पीटी के लिए जो आपको पूछा जा सकता है। अभी विस्थापन एवं पुनर्वास नीति हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हुआ पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता दिए, लेकिन सवाल आएगा यहाँ से जो मैं अब बता रहा हूँ। एक तो पता होना चाहिए कि ये नीति कब आया था, तो 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2008। ठीक है, और कितने अध्याय में, तो 9 अध्याय में ये बांटा हुआ है। आप चाहे तो शॉर्ट में लिख कर भी चल सकते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें याद आए। एक बुक का नाम याद रखिएगा, सन्स ऑफ द सॉइल। किसने लिखा, सन्स ऑफ द सॉइल, तो विनर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, विनर के द्वारा लिखा गया, सन ऑफ द सॉइल। ठीक है, सन्स ऑफ द सॉइल, ये ध्यान में रखना है आपको। विनर के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 3 फैक्ट पर बात कर चुके। 3 फैक्ट मैंने बता दिया, 25 जुलाई 2008, 9 अध्याय और विनर की पुस्तक पर भी चर्चा कर लिया। आखिर अध्याय टोटल 9 अध्याय है। एक अध्याय में प्रस्तावना था, बेसिक बात बताया गया क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ये आपको अध्याय किसमें क्या है वो जानना जरूरी नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए कि 9 अध्याय में। ठीक है, आखिर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या था। जो पुनर्वास, जो ये नीति आई, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति आई, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य हम लोग ये समझते हैं कि मेनली ये था कि जहाँ तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन। ठीक है, न्यूनतम विस्थापन। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था कि न्यूनतम विस्थापन हो। अब विस्थापन ना करने अथवा कम से कम विस्थापित करने का विकल्प को बढ़ावा दिया। मतलब है कि विस्थापन कम हो, कि इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, ताकि अगर अगर विस्थापित होते भी है कुछ लोग, तो उसका पुनर्वास पैकेज भी मिला जाए। ठीक है, पुनर्वास पैकेज भी उन्हें प्राप्त हो। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये कुछ उद्देश्य था, लेकिन ये मैं उद्देश्य इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि एक छोटा सा आपके माइंड में कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, और 5-6 पॉइंट और उद्देश्य, कॉमन सा पॉइंट है। ठीक है, जैसे पुनर्वास कार्यों के विकास योजना तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में एकीकृत करना। मतलब कि जो पुनर्वास योजना होगा या फिर जो उद्योग लगेंगे, तो उनमें उनको भी साथ में लेकर चलना, ये उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सवाल कहाँ से बनेंगे। तो सवाल अब यहाँ से बनेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 3 फैक्ट मैंने बता दिया जहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, ये एक उसके पहले काफ़ी एक पॉइंट आएगा आपका, SIA क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सामाजिक प्रभाव आकलन। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पता होना चाहिए आपको। ये काफ़ी आपको अभी मिलेंगे आगे। तो SIA क्या होता है, मेनली ये समझ लिए कि कोई भी विकास परियोजना है। ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। ठीक है, उसका आकलन करना या मूल्यांकन करना ही SIA बोलते हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, आर्थिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से
पर्यावरण रूप से या फिर सामाजिक रूप से लोग उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके लोगों को आकलन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे कोई विद्युत परियोजना बन रहा लग रहा स्थापित हो रहा, तो वहाँ के जो लोग हैं उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो असेसमेंट करना है उसी को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा, 3-4 फैक्ट मैंने बताया जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अब आगे भी ध्यान में देना आपको। ठीक है, यह पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, इसमें ये ध्यान में रखना है कि जिनमें सामूहिक रूप से, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मैं लिख देता हूँ, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, इसमें क्या है कि SIA स्वीकृत, SIA मतलब है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, स्वीकृति उन सभी मामलों में अनिवार्य होगी, ठीक है, जिनमें सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवार का अनैच्छिक विस्थापन होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि SIA कहाँ का इम्पोर्टेंट हो जाएगा, स्वीकृति कहाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जहाँ 100 या उससे अधिक परिवार अनैच्छिक रूप से, ठीक है, मतलब बिना इच्छा के अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो, वहाँ SIA होना जरूरी है। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, SIA स्वीकृति उन सभी मामलों में अनिवार्य होगी, मतलब कंपलसरी है, जिनमें सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या 100, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, 100 या उससे अधिक परिवार का अनैच्छिक विस्थापन होगा। तो ये पॉइंट याद में रखना है कि जहाँ 100 परिवार का अनैच्छिक रूप से विस्थापन हो रहा है वहाँ SIA जरूरी हो गया। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, फिर अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप लिख के चल सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवार को अनैच्छिक विस्थापन हो रहा है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपायुक्त, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, उपायुक्त, ठीक है, उपायुक्त के स्तर के किसी अधिकारी को, उपायुक्त के लेवल के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासन रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, तो मतलब उपायुक्त के स्तर पर, ठीक है, या उपायुक्त या उपायुक्त के स्तर के लेवल का अफसर नियुक्त होगा किसमें, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। राज्य सूचना इसके लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करेगा राज्य सरकार। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा, और जहाँ 100 से ज़्यादा परिवार का अनिश्चित रूप से विस्थापन हो रहा है वहाँ पे उपायुक्त स्तर पर किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, इसके बाद सुनिए अगला पॉइंट, आप लिखते चल सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ा, प्लस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, जन सुनवाई। ठीक है, जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। मतलब 30 दिन यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण का उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, प्लस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जो हुआ है, ठीक है, उसके जन सुनवाई करना होगा। ठीक है, लोगों को सुनना होगा के माध्यम से 30 दिनों के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। मतलब ये टाइम दिया हुआ कि बॉन्डिंग है कि 30 दिन में आपको दोनों ये काम कर लेना होगा। ठीक है, जन सुनवाई के माध्यम से अंदर पूरा किया जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक तो बता दिया कि ये नीति कब आई, 2008 में, कितना अध्याय तो मैंने बता दिया, सन्स ऑफ द सॉइल कौन ने लिखा वो बता दिया, 2008 की नीति में SIA क्या होता है वो बता दिया, 100 परिवार का जब अनैच्छिक विस्थापन होगा तो उस समय क्या होगा ये बता दिया, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि उपायुक्त के स्तर का किसी को अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, प्लस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिन के अंदर पूरा करना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर पूरा करना चाहिए। तो ये मैं फैक्ट बता दिया। ठीक है, ये इसको लास्ट तक देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। अब अगला पॉइंट, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 100 या अधिक परिवार का जब अनैच्छिक परिवार का विस्थापन की संभावना हो तो SIA स्वीकृति के 15 दिन के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। ठीक है,
आपको ये कहने का मतलब क्या है कि प्रभावित क्षेत्र घोषित कैसे होगा, ये समझिए आप। मैं लिख देता हूँ, प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र घोषित कैसे होगा, ये आपको समझना जरूरी है। प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। मतलब बोल इसमें ये कैसे होगा कि 100 या अधिक परिवार का जब अनैच्छिक परिवार का जब विस्थापन की संभावना हुआ तो, ठीक है, तो एसआईए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्वीकृति के जो स्वीकृति मिल गई एसआईए के, उसके बाद 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन, यहाँ 15 दिन इंपॉर्टेंट है, 15 दिन के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। मतलब ये आप ध्यान में रखिए, जब एसआई का स्वीकृति मिल गया तो 15 दिन के अंदर वो बता देना होगा कि कौन कौन क्षेत्र प्रभावित रहे, प्रभावित क्षेत्र को घोषित, कौन सा क्षेत्र को मतलब मार्क किया गया जो प्रभावित हुए, वो बता देना होगा एसआई की स्वीकृति से 15 दिन के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट वाली बात है। जन सुनवाई वाला बात कितना था, 30 दिन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जो प्रकाशित किया जाएगा वो 3 समाचार पत्र में होंगे, ठीक है, ये जो प्रकाशित इसे करना होगा 3 समाचार पत्र में, ठीक है, ये मैं बता दिया आपको। तो मैं प्रभावित क्षेत्र घोषित कैसा है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगला पॉइंट की अब बात कर सकते हैं कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक प्रभावित व्यक्ति या परिवार की पहचान के लिए कुछ बेसलाइन या सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। कौन सा परिवार प्रभावित हुआ उसके लिए बेसलाइन या फिर सर्वेक्षण, है ना, का गणना या फिर गणना, है ना, कुछ सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, उससे ये पता कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद एक पॉइंट और है, इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण जो ये आखिर कौन प्रभावित हुआ ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए क्या होगा, तो जो प्रशासक है, जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक है, वो बेस आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे, गणना करेंगे, आयोजित करेंगे। इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण की घोषणा की तारीख से 10 दिन के भीतर, अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, ठीक है। तो ये भी आपको 60 दिन के अंदर वो, ठीक है। ये जो सर्वेक्षण है तो आखिर कितने दिन के भीतर पूरा करना है, तो 60 दिन के अंदर आपको भीतर किया जाना है, ठीक है। अगर सुझाव देना है तो इसके लिए 7 दिन आपको टाइम मिलेगा। तो ये हमने बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के बारे में, ठीक है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के बारे में हम लोग बात करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पॉइंट को इसमें क्या था मैंने बता दिया कि जो मैं कि प्रभावित क्षेत्र को घोषणा, जो प्रभावित क्षेत्र है उसका आपको कितना दिन के अंदर देना होगा, तो 15 दिन के अंदर, ठीक है। सर्वेक्षण के ब्यूरो के राजपत्र प्रकाशन 15 दिन के अंदर किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या रोल है इसमें, ये देखते हैं। जनजातीय, आप इसको 1 या 2 बार सुन लिया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, चाहे बुक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका क्या रोल है इसमें समझते हैं। इस नीति, ये थोड़ा सा नीति बड़ा है। अनुसूचित क्षेत्र के 100 या अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवार के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब जहां अगर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां 100 या उससे अधिक परिवार का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो किससे बात करना होगा, किससे विचार विमर्श करना होगा, तो जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। लाभ, ठीक है। अब कई बार होता है कि सरकार के द्वारा कुछ लाभ दिए जाती है, तो कितना जमीन मिलेगा ये भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। कितना मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल मिलेगा। सवाल पूछा भी क्या, 10 डिसमिल मिलेगा किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल मिलेगा, वहीं शहरी क्षेत्र में कितना मिलेगा, तो 5 डिसमिल मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। कुछ एक समिति का भी गठन किया जाता है, कौन सी समिति है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति, ठीक है, कौन समिति है, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति, ठीक है, पुनर्स्थापन एवं
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, ठीक है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति का गठन किया जाता है जो अनुमंडल अधिकारी से अन्यून ना हो, मतलब उससे कम का ना हो, ठीक है। जो समिति का गठन होगा उसमें जो ये जो समिति का नाम क्या है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति, जो अनुमंडल अधिकारी से अन्यून ना हो, मतलब उससे कम लेवल का ना हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अगला पॉइंट, ठीक है, एक निगरानी तंत्र भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि निगरानी भी होना जरूरी है। तो निगरानी तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं, निगरानी तंत्र के बारे में। इसमें क्या है, इसकी इस जो परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा निगरानी तंत्र का, तो सीएम की अध्यक्षता में होगा, ठीक है, सीएम की अध्यक्षता में होगा, ये ध्यान में रखना है। और इसके बारे में क्या जानना है कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगा इसमें, ठीक है। तो आपको निगरानी में कम से कम एक फैक्ट तो जरूर याद रखना है कि जो निगरानी तंत्र होगा उस परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सीएम, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बैठक वर्ष में, ये जो निगरानी तंत्र होगा इसमें जो एक परिषद बैठेगा बनेगा राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद, इसका जो बैठक होगा वर्ष में कम से कम 2 बार होगा। कौन सा परिषद का बात कर रहा हूँ मैं, तो राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद, इसकी जो बैठक होगी वर्ष में 2 बार होगी कम से कम, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन होंगे, तो अब चाहे तो याद रख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते, विभाग के मंत्री होंगे, है ना, जो संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, ये सब हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने बात कर लिया कि लाभ कितना मिलेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल, एक जनजातीय सलाहकार परिषद का बात की हम लोग, ये भी मैंने बता दिया। उसमें एक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त में बता दिया कि जो पुनर्स्थापन क्षेत्र 15 दिन का टाइम मिलता है ना, प्रभावित क्षेत्र में 15 दिन का समय मिलता है, जन सुनवाई के लिए 30 दिन के लिए टाइम मिला जाता है, मैंने सब बता दिया आप लोगों को पॉइंट। उसके बाद मैंने लाभ भी बता दिया, समिति बताया, एक समिति होगा जो अनुमंडल अधिकारी किसी अन्यून ना हो, निगरानी तंत्र का अध्यक्षता कौन करेगा, सीएम, मैंने बता दिया। अब एक अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का तो विकास आयुक्त, ठीक है, जो राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय शॉर्ट में लिखते हैं राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो विकास आयुक्त करेगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में शॉर्ट में लिखते चलिए तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको इससे। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए मैं बोल के ही काम चला रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस तरह से क्वालिटी वाला वीडियो आता रहेगा। इसको 1 से 2 बार सुन लेते हैं आप, शॉर्ट नोट बना लेते तो आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा। फिर जो बुक पढ़ रहे हो उसको एक बार पढ़ के देखिए, सवाल बनता है कि नहीं, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्षता कौन करेगा, तो विकास आयुक्त, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिला स्तर पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति उपायुक्त की अध्यक्षता में भी की जाएगी, ठीक है। इसका कार्य शक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राज्य स्तरीय, मैंने बताया राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त, ठीक है। ये क्या करता है, पुनर्वास, जो पुनर्वास स्कीम होता है या योजना होता है उसका क्रियान्वयन करता है एवं समीक्षा के लिए ये समिति बैठा हुआ, कौन सा, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। एक जिला स्तर पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति, ये भी इसकी अध्यक्षता कौन, उपायुक्त की अध्यक्षता में होता है। इसकी शक्ति एवं कार्य कौन डिसाइड करता है, तो राज्य सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, जब इतना काम चल रहा है, जब इतना काम हो रहा है तो एक ट्रिब्यूनल भी बैठेगा, न्यायाधिकरण, ठीक है, एक मिनट, न्यायाधिकरण, ठीक है। न्यायाधिकरण क्या होगा, ये शिकायत का समयबद्ध निपटान के लिए, शिकायत क्या, शिकायत है उसका समयबद्ध, जो शिकायत आया है, बहुत सारे शिकायत आए होंगे, उसका समयबद्ध निपटान होना चाहिए। उसके लिए त्रिसदस्यीय, ये ध्यान में रखना है, त्रिसदस्यीय इंपॉर्टेंट है, त्रिसदस्यीय, ठीक है। मैं किसका बात कर रहा हूँ, तो मैं इसका बात कर रहा हूँ न्यायाधिकरण के बारे में, ठीक है। त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
कुछ और फैक्ट है आपको ध्यान ध्यान में होना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद होना चाहिए आपको। जैसे कि गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार रहते हैं, ठीक है, जिनका अपना आवास भूमि नहीं है, ठीक है, मतलब अपना आवास नहीं है, भूमि नहीं है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, 15 वर्ष, या अनुसूचित क्षेत्र में, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्ष से लगातार रह रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, परिवार है जिनका अपना वास भूमि नहीं है, अपना आवास नहीं है, यहाँ तो क्लियर है। जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से, ठीक है, जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी तारीख से पहले से गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्ष से लगातार रह रहा हो। क्लियर है। ऐसे में अनैच्छिक विस्थापन, अब क्या होता है, अनैच्छिक विस्थापन हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ग मीटर का विस्तार वाला मकान मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, कितना, 55 वर्ग मीटर विस्तार वाला मकान मिलेगा। किनको, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्ष से लगातार रह रहा है उनको, ठीक है। और साथ ही ऐसे गरीबी रेखा से नीचे को बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा सकता है जिसके भूतल पर आच्छादित क्षेत्रफल 50% ही हो, ठीक है। तो कम से कम ये तो जरूर याद रखिएगा, गैर अनुसूचित क्षेत्र 15 वर्ष और अनुसूचित क्षेत्र 30 वर्ष वाला जो बात है वो बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई परिवार, ये भी ध्यान में रखना, अगर कोई परिवार घर नहीं लेता, बोलता है मुझे घर नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसे कितना रुपये मिलेगा एक साथ, तो 2 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है। बोलता है कि नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, अच्छा बोलेगी ठीक है 2 लाख रुपया रख लो, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जो भूमि आवंटित होगी, जो भूमि आवंटित होगी या फिर जो रकम मिलेगा वो संयुक्त, मतलब जो पति और पत्नी दोनों के नाम पर रहेगा। ये भी आपको बात ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, जिनकी भूमि अर्जन की गई है, ठीक है, जिनकी भूमि, जैसे कि आपकी भूमि अगर सरकार ले लेती है, ठीक है, या कोई पीएसयू लेती है या कोई निजी कंपनी लेती है, तो क्या होगा उसमें, क्या ये पॉलिसी क्या लगेगा। देखिए अगर पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो उस परियोजना छोड़कर अन्य व्यावसायिक परियोजना मामले में वार्षिक शुद्ध आय का 1%, ठीक है, पीएसयू को छोड़कर अन्य कोई है तो 1% वार्षिक शुद्ध आय का 1% प्रभावित परिवार के बीच मौद्रिक रूप से वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो 1% वितरित किया जाएगा किसमें, जो भी प्रभावित परिवार है उनके बीच, और किसको छोड़कर, पीएसयू परियोजना को छोड़कर, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें कि जिनकी भूमि अर्जन की हुई है उन लोग के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो जिनका जैसे कोई पीएसयू है उनको छोड़कर बाकी जो कंपनी है, अन्य व्यावसायिक परियोजना है, तो अपने जो वार्षिक शुद्ध आय का 1% प्रभावित परिवार के बीच मौद्रिक रूप से वितरित करेंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना। और क्या मिलेगा, कम से कम एक परिवार को जो अर्हता रखते हैं नौकरी के लिए, ठीक है, कम से कम एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से परियोजना में रोजगार मिलेगा, ठीक है। जो अर्हता रखते हो तो कम से कम परिवार में एक को रोजगार मिलेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट और ये ध्यान में रख सकते हैं कि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दी जाएगी, है ना, ये सब बात को ध्यान में रख सकता है। नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई तो अनुकंपा की व्यवस्था है। अगर किसी परिवार में नौकरी दे दिया गया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो अनुकंपा की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट है भी ध्यान में रखना है कि यदि कोई नियोजन का इच्छुक नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई नियोजन का इच्छुक नहीं है, तो प्रभावित परिवार के प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये की राशि विस्थापन की तिथि से 30 वर्ष तक दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बोला कि नियोजन के इच्छुक नहीं है, यदि कोई नियोजन के इच्छुक नहीं है तो प्रभावित परिवार को क्या मिलेगा, प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये, प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये कब तक मिलेगा, विस्थापन की तिथि से 30 वर्ष तक, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसे कितना बढ़ाया जाएगा, तो 500 रुपये वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब से विस्थापन हुआ तब से प्रति माह कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। कब तक मिलेगा, विस्थापन की तिथि से 30 वर्ष तक मिलेगा, और प्रत्येक 2 साल में कितना बढ़ाया जाएगा, तो 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बात और ध्यान में आप रख सकते हैं, जैसे कि किन्हीं का पशुपालन है, ठीक है, या पशुशाला का स्थापना है, विस्थापन में करना चाहते हैं, विस्थापित हो गया उनका पशुशाला, तो उनको कितना रुपये मिलेगा पशुशाला के लिए मिलेगा उनको 35,000 रुपये,
ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और सामान्य और पशुओं का स्थानांतरण के लिए कितना मिलेगा? जैसे एक जगह दूसरी जगह चले गए, तो उनको स्थानांतरण करना है, ले जाना है, तो 15,000 रुपये मिलेगा। और पशुशाला का स्थापना के लिए 35,000 मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं सामान्य प्लस पशुओं का स्थानांतरण के लिए 15,000। पक्की दुकान है, ठीक है, पक्की दुकान है या फिर गुमटी है, उसका विस्थापन करना है, तो पक्की दुकान या फिर गुमटी है तो उसके लिए मिलेगा 50,000 रुपये, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो परियोजना है, उस परियोजना जो सरकार जो परियोजना चल रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए विकास का, वो कितना दूर तक पड़ना चाहिए? 15 किलोमीटर तक का। तो इस प्रकार से हमने कोशिश किया कि एक छोटा सा कंसेप्ट बनाने का। मैंने जो भी फैक्ट बताया उसको अगर नोट कर लेते तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी। अगर 1 या 2 बार इस वीडियो को सुन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ हम लोग डेली टारगेट का डिस्कशन भी करते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।